हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्यू अर्नाल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कला और नैतिकता पर क्या बात की है उस पर हम बात करेंगे। तो मैथ्यू अर्नाल्ड जैसे नैतिकता की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि उन्होंने कहा है कि जो कविता होती है वो जीवन की आलोचना है। ठीक है, मतलब जो कविता होती है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो जीवन में उसका तारीफ और उसकी कमियां सब कुछ कविता के माध्यम से हमें ये बातें पता चलती हैं। ऐसा कुछ मैथ्यू अर्नाल्ड बेसिकली कहते हैं। निर्मला जैन है, वो कहते हैं कि वो कविता क्या है उस पर बात नहीं करते, बल्कि ये बात करते हैं कि कविता क्या करती है ना। मेन फोकस उनका इसी पर होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वो नैतिकता पर क्या बात करते हैं। जो कविता होती है उसमें नैतिकता का और उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें जो वो बताते हैं, और आलोचक फिर उनकी जो कृति होती है उस पर क्या क्या कहते हैं, कैसी टिप्पणी देते हैं, इस पर हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैथ्यू अर्नाल्ड के जीवन पर भी हम बात करते हैं, कैसे कितना ज़्यादा टैलेंटेड थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इनको। मैथ्यू अर्नाल्ड जो हैं वो एक निबंधकार हैं, कवि हैं और आलोचक हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैथ्यू अर्नाल्ड की जो रचनाएं हैं उनको मैं नहीं पढ़ूंगी, स्क्रीन पर आपको वो सामने दिखेंगी, आपको खुद पढ़ना होगा, क्योंकि हिंदी में लिखे, इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिखे हुए हैं और मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़े जाते। तो मैं तो इन्हीं वर्ड्स को पढ़कर इंग्लिश में लिख लेती हूँ साइड में। आप भी प्लीज़ ऐसे करना, तो ईज़िली हम उसको कैच कर पाते हैं। क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड हिंदी फॉन्ट में लिखे होने से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए, तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म 1822 में हुआ था। ये रग्बी स्कूल के हेडमास्टर टॉमसन अर्नाल्ड के बेटे थे और उनकी शिक्षा लेलेहम, रग्बी और ऑक्सफोर्ड में हुई, और 1857 में उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर पद पर हुई थी। फिर उसके बाद इस नियुक्ति के साथ ही साहित्य आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने पदार्पण शुरू कर दिया था, पदार्पण हुआ इनका। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1843 में उनकी कविता कॉमनवेल्थ को पुरस्कृत किया गया। उनकी प्रमुख काव्य जो कृतियां हैं वो है द स्ट्रेट रेवेलर्स, ठीक है, 1849, और भी काफ़ी मतलब हैं, आप इसको देख लेना। चलिए आगे हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा जो अर्नाल्ड है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्नाल्ड मूलतः एक आलोचक हैं। उन्होंने समाज, शिक्षा, धर्म और साहित्य संस्कृति के विभिन्न पक्षों से संबंधित समस्याओं का विवेचन किया है। उनका कहना था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। उन्होंने जीवन में राग तत्व तथा बुद्धि तत्व दोनों को बराबर स्थान दिया है। जहाँ राग तत्व का संबंध कविता से है, वहाँ बुद्धि तत्व का आलोचना से। इसलिए उनका विचार था कि आलोचना का महत्व कविता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उन्होंने लोक कल्याण के आदर्श को सामने रखकर रचनाओं की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कवि का मूल्यांकन किसी युग की साहित्यिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। मतलब कोई भी कवि है, ठीक है, कोई रचना कर रहा है, तो वो उसकी रचना का विषय बेसिकली वही होगा जो उस टाइम में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो रचनाएं हुई हिंदी साहित्य में, तो उसमें क्या है, उसमें जो कवि थी उनका विषय क्या था कि जो सरकार है वो लोगों के लिए क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, लोगों की जो आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। समाज का जो गरीब वर्ग है वो क्या बोलते हैं, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर जो परिवार विभाजन की त्रासदी से ग्रस्त हैं, जो अपना घर पाकिस्तान से छोड़ के भारत में आए हैं, वो उन विस्थापन की जिन्होंने मार झेली, क्या प्रॉपर विस्थापित हो पाए, क्या उन्हें प्रॉपर सेटलमेंट उनका हो पाया, वो सारी चीज़ें, यही सब जो हैं कविता का विषय बने। चाहे जैसे हम मंटो को पढ़ लें, ठीक है, मनु भंडारी को पढ़ ले, तो ऐसे जो विभाजन की समस्याएं हैं उसको, और भी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रचनाकार आए, तो उन्होंने जैसा टाइम पीरियड था उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी
उसको अपनी कविता का विषय बनाएं। तो वही बात ये कहते हैं कि जब कविता की आलोचना की जाती है ना, तो ये भी देखो कि उस समाज की उस टाइम की आवश्यकता क्या थी, उसी के अनुसार क्या होता है, रचनाकार अपनी रचना करता है। ठीक है, अगर आज के टाइम में कोई रचनाकार रचना करता है तो जीएसटी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है कि जीएसटी लग रहा है और हर चीज़ का दाम ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर कोरोना जैसी समस्याएं हैं, तो उस पर भी कविताएं रचना करने वाला लिख सकता है। ठीक है, तो यही सब है, समय के साथ जो है जैसी आवश्यकता होती है उस टाइम का जो रचनाकार है वो वैसी रचनाएं करते हैं। जैसे 1960 के बाद की जो रचनाएं आई उसमें हमें देखने को मिलता है किस प्रकार महिला जो लेखिकाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने बात लिया, स्त्री समस्याओं को उन्होंने खुलकर उस पर बात की, उन्होंने सेक्स जैसे टॉपिक्स को उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बात किया। और भले वो उस टाइम के कुछ आलोचकों इसको मतलब अनैतिक मानते हो, वो आदर्श के खिलाफ मानते हो, लेकिन वास्तव में उनके नज़रिए में उस टाइम वो आदर्श के खिलाफ या संस्कृति के पर्दे से वो उसे भले ढकना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय की आवश्यकता थी। ठीक है, तो यही सब वो कहते हैं कि जो कविताएं होती हैं उनका विषय वही होता है जो उस समय की आवश्यकता होती है। अर्नाल्ड ने अपने युग की कविताओं को सलाह दी कि जो युग के कवियों जैसे शेक्सपियर हैं वो आदर्शवाद की बात करते तो आदर्शवाद को ग्रहण ना करें। वो कहते हैं कि शेक्सपियर के आदर्शों को ग्रहण ना करके प्राचीन यूनानी साहित्य के आदर्श को ग्रहण करें। इन साहित्यकारों की रचनाओं में मार्गदर्शन करने की क्षमता है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड मानते हैं। फिर आगे जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड की रचनाएं हमने पीछे थोड़ी सी पढ़ी थी, कुछ यहाँ भी लिखी हुई हैं कि पोएम्स बाय मैथ्यू अर्नाल्ड 1853 में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार पोएम जो है सेकंड सीरीज 1855 में आई थी। मेरोप जो है उनकी वो आई थी 1855 में। इस तरह न्यू पोएम्स 1857 भी आई थी। और उसके बाद 1865 में उनकी आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। एसेज इन क्रिटिसिज्म का पहला भाग प्रकाशित हुआ था, फिर एसेज एंड क्रिटिसिज्म का दूसरा भाग 1888 में प्रकाशित हुआ। 1869 में उनके समस्त काव्य कृति की केंद्रीय रचना कल्चर एंड अनार्की प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर 1873 में लिटरेचर एंड डोगमा जो है वो प्रकाशित हुआ। 1875 में गॉड एंड द बाइबल प्रकाशित हुआ। इस तरह क्या है कि गॉड एंड द बाइबल और इसी तरह एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट आदि पुस्तकों में अर्नाल्ड ने धर्म के जो हठधर्मी धर्म के जो गुरु हैं उनमें जो कमियां हैं उसका विरोध किया और धर्म के उदार और काव्यपरक व्याख्या उन्होंने की है। अर्नाल्ड काव्य को संस्कृति मूल्यों के अधिष्ठ के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका समस्त काव्य कृतित्व जो है जीवन और साहित्य की दूरी को पाटने का एक अथक प्रयास है। नैतिकता आदर्श में उनकी गहरी निष्ठा है, उसी को संबल बनाकर मैथ्यू अर्नाल्ड ने कविता जीवन के प्रति मान निर्धारित किए, जो आज भी साहित्य जगत में उनकी रचनात्मक प्रतिभा और विलक्षण बुद्धिता के परिणाम हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार जिस कविता में आदर्श या उपदेश नहीं है वे बेकार हैं। अतिशय गंभीरता पर उन्होंने बल दिया है। काव्य नैतिक और सांस्कृतिक उन्नयन का साधन मानते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि कविता जीवन की आलोचना है। निर्मला जैन कहती हैं कि उनकी दिलचस्पी कविता क्या है की जगह कविता क्या करती है में है। मतलब मैथ्यू अर्नाल्ड ये नहीं देखते कि कविता क्या है, वो बात करते हैं कि कविता क्या करती है। अर्नाल्ड काव्य संबंधी विरोधी नहीं अपितु उसका पूरक ज्ञान जो विज्ञान को मानते हैं, यानी कविता को विज्ञान से जोड़ते हैं। वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स पूरक मानते हैं। वो वे मानते हैं कि बिना मतलब एक दूसरे के बिना अधूरी है, वो ऐसा मानते हैं। वे मानते हैं कि एक विज्ञान की उन्नति के साथ कविता की भूमिका का महत्व बढ़ता जाएगा। क्या बोलते हैं कि विज्ञान की उन्नति जैसे जैसे विज्ञान डेवलपमेंट करेगा कविता की भूमिका भी उसका भी महत्व बढ़ता जाएगा। तुलनात्मक आलोचना
में जैसे जर्मन, फ्रांस, ग्रीक, लैटिन अन्य भाषाओं के आधुनिक साहित्यिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त आलोचना साहित्य के साथ न्याय नहीं कर सकती। ये अर्नाल्ड कहते हैं। आलोचना के लिए 3 पत्तियाँ उन्होंने वैयक्तिक, ऐतिहासिक, अनुभवात्मक मूल्यांकन इन्होंने माना है। 3 पत्तियाँ इन्होंने मांगी है। विषय वस्तु उदात्त तथा शैली भव्य होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सामयिक विषयों पर लिखा गया काव्य चिरस्थायी नहीं हो सकता, ऐसा मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं। काव्य का विषय स्थायी भावों एवं संवेदनाओं से संबंध होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि काव्य का जो विषय हो स्थायी भाव हो, उसमें संवेदनाओं से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार वो कहते हैं निकष पद्धति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, काव्य के महत्व और सौंदर्य को आंकने के लिए महान कवियों की कृतियों के भीतर मौजूद श्रेष्ठतम काव्य पंक्तियां स्मरण रखनी चाहिए। क्या कहते हैं कि महान कवियों की जो कृतियों के भीतर मौजूद श्रेष्ठतम काव्य पंक्तियां, उसे हमें स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। ठीक है। और मैथ्यू अर्नाल्ड की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना यही है कि कविता जीवन की आलोचना है। अर्नाल्ड ने प्राचीन यूनानी कवियों के या काव्यों की सफलता के 3 कारण माने हैं। वो है काव्य व्यापार की महानता, सेकंड है चरित्रों की उदात्तता, थर्ड है स्थितियों की तीव्रता। इसके अभाव में कोई काव्य चिरस्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता, वो मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने काव्य कर्म में 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। एक, काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो। रचना प्रक्रिया के क्रम में संरचनात्मक अन्विति, अनुपात, सामंजस्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार वो कहते हैं वर्णन में भव्य शैली, ग्रैंड स्टाइल का प्रयोग आवश्यक है। आनंद प्रदान करने के लिए कविता नैतिक उन्नयन भी करे। अर्नाल्ड की आलोचना की गई है। जिस प्रकार अस्तु का काव्य सिद्धांत 400 वर्षों तक प्रभावशाली रहे, उसी प्रकार अर्नाल्ड के आलोचना सिद्धांत 50 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य को प्रभावित करते रहे। अर्नाल्ड ने केवल व्याख्यात्मक और सैद्धांतिक आलोचना पद्धति का ही विकास नहीं की, उसने आलोचना के नए प्रतिमानों को भी प्रतिष्ठित किया। अर्नाल्ड के विचार में जो रचनात्मक साहित्य जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना को समाज के सामने रखें और उसे संस्कृति से जोड़े, ऐसी बातें वो करते थे। एक आलोचक का यह कर्तव्य है कि वह जो संसार के श्रेष्ठ ज्ञान और विचारों को जाने और समझे। ये सारी बातें क्या हैं, जो है अर्नाल्ड ने आलोचना के क्षेत्र में कही है। सर्वोत्तम ज्ञान और विचारों का लोगों में प्रसार करे ताकि समाज में सच्ची नवीन भावनाएं प्रसारित हो। आगे अर्नाल्ड के अनुसार आलोचक के 3 गुण माने उन्होंने कहा है कि आलोचक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वस्तु के यथार्थ रूप को देखना चाहिए। सेकंड, वो कहते हैं कि एक आलोचक जो है, जो कुछ सीखा है, एक आलोचक ने जो कुछ सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाए ताकि संसार में उत्तम भावनाओं की धारा प्रभावित हो और संसार में परिवर्तन आए। आलोचक का यह काम धर्म प्रचार जैसे प्रभावपूर्ण कर्मठता युक्त होनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। थर्ड, वो कहते हैं कि एक आलोचक की रचनात्मक शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि उसकी आलोचना समाज के लिए मंगलकारी हो सके। अर्नाल्ड के आलोचना सिद्धांत में कुछ कमियां थी। वो क्या है कि नैतिक मूल्यों पर अमर्यादित बल उन्होंने दिया है। कभी कभी काव्य की सामान्य पंक्तियों को भी आदर्श काव्य मान लेते हैं वो। इससे उनकी आलोचना पूर्वग्रह के कारण निकृष्ट और पक्षपातपूर्ण हो जाती है। आलोचना की तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक पद्धति उपयोगी है, लेकिन यदि यह कृति समूची कृति पर लागू हो तो उसका लाभ है। और उसके बाद कहते हैं कि ऐतिहासिक, व्यक्तिक और अनुभवात्मक जो मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्व अनुभवात्मक मूल्यांकन को दिया है।
ऐतिहासिक और वैयक्तिक मूल्यांकन को उतना महत्व नहीं दिया, तो उस बात को लेकर भी उनकी आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार हमने मैथ्यू आर्नल्ड की कल्पना और कला और नैतिकता की बात हमने की है। ये यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। पूरा चैप्टर हमने कवर किया। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बातें कही गई हैं कि उन्होंने एक आलोचक भी थे, तो आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। फिर जो आदर्श नैतिकता की उन्होंने क्या बातें की है, धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार उन्होंने बातें की हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ इन नोट्स को देखकर अपने नोट्स बना लें। 2-4 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हमारे पास इतने ज़्यादा विचार है कि कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो 2-4 चीज़ें ऐसे रिलेट कर लें कि मैथ्यू आर्नल्ड का नाम कला और नैतिकता से ही आपको याद रहे। 2-4 बार आप पढ़ेंगे ना, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अगर आ जाए तो ये टॉपिक आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह ब्लैंक हैं, मतलब आप लिख सकें। मैं यही चाहती हूँ बेसिकली। तो प्लीज़ आप इस मैथ्यू आर्नल्ड को प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा कि रस निष्पत्ति। रस के अंग जो हैं और उसका स्वरूप, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यहाँ पर मेरा मेन फोकस रस निष्पत्ति पर होगा और इस पर हम जो प्रमुख जैसे भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त आदि को लेकर बात करेंगे। तो चलिए इस नेक्स्ट वीडियो रस निष्पत्ति में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।